विनियोग या निवेश क्रियाकलाप जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, ये मुख्यतः आपकी संपत्ति पक्ष में गैर चालू परिसंपत्तियों से संबंधित होंगे। इनमें जो भी व्यवहार होंगे वो उन मदों में परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि गैर चालू परिसंपत्तियों में मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन सारी मदों की खरीद या बिक्री, यानी यदि व्यापार में आप इन संपत्तियों की खरीद करते हैं तो इन गतिविधियों से वो क्या होगा, रोकड़ प्रवाह का बहिर्वाह होगा। रोकड़ प्रवाह जो होगा वो बाहर जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए, अगर इन संपत्तियों का आप विक्रय करते हैं, मशीन का विक्रय करते हैं या प्लांट का विक्रय करते हैं या फर्नीचर का विक्रय करते हैं या विनियोग का विक्रय करते हैं, तो वो विनियोग गतिविधियों से रोकड़ का अंतर्वाह होगा। तो यहां बात करते हैं इन क्रियाकलापों का संबंध संपत्ति पक्ष की गैर चालू परिसंपत्तियों से है। कौन सी संपत्तियों से है? गैर चालू परिसंपत्तियों से है। इसमें मुख्यतः स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय, विनियोगों का क्रय विक्रय और लाभांश एवं ब्याज की आय को शामिल किया जाता है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, लाभांश और ब्याज से अगर आय हो तो वो विनियोग गतिविधि की क्रिया होगी और इसमें ये रोकड़ का अंतर प्रवाह है, क्योंकि यहां पैसा आएगा। फिर ध्यान दें, यदि विनियोगों पर लाभांश मिले, यदि विनियोगों पर ब्याज मिले तो वो विनियोग गतिविधि का रोकड़ अंतर प्रवाह है। इसी की तुलना में यदि आप एक कंपनी हैं और आप अपने अंशों पर लाभांश चुका रहे हैं या ऋण पत्रों पर ब्याज दे रहे हैं, तो फिर वो वित्तीय गतिविधि की क्रिया होगी, क्योंकि एक सामान्य संस्थान जो है, जो वित्तीय क्रियाकलाप नहीं करता है। अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी की बात करूं तो बैंकिंग कंपनी के लिए ऋणों पर ब्याज देना या लेना एक परिचालन क्रिया का पार्ट होगा, लेकिन यहां पर हम बैंकिंग कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य व्यावसायिक संस्था की बात कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ब्याज और लाभांश की अगर प्राप्ति होती है तो वो विनियोग या निवेश क्रियाकलाप के मध्य दिखाया जाएगा, लेकिन यदि ब्याज या लाभांश का भुगतान किया जाता है तो वो मुख्यतः वित्तीय क्रियाकलापों के अंतर्गत दिखाया जाएगा। वहां पर ये बहिर्वाह होगा, आउटफ्लो होगा, क्योंकि पैसा जाएगा, जबकि यहां पर ब्याज एवं लाभांश प्राप्त हो रहा है तो पैसा आएगा। तो मुख्य तौर पर स्थायी संपत्तियों की खरीद या बिक्री या फिर विनियोगों की खरीद या बिक्री या फिर लाभांश और ब्याज की प्राप्ति को इसमें दिखाया जाता है। आइए इसका फॉर्मेट किस तरीके का है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस तरह से आप हेडिंग लगाएंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इससे पैसा जा रहा है तो इसे हमने कोष्टक में रखा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे भी पैसा जा रहा है तो इसे भी हमने कोष्टक में रखा है। कोष्टक का मतलब बहिर्वाह, पैसे को जाना दिखाते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इससे पैसा आएगा तो इसे हमने कोष्टक से बाहर रखा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने कोष्टक से बाहर रखा है। और साथ ही साथ डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, लाभांश और ब्याज यदि आपको प्राप्त हो तो वो विनियोग गतिविधि के अंतर्गत दिखाया जाता है और कोष्टक से बाहर दिखाया जाएगा क्योंकि प्राप्त हो रहा है। इन सभी मदों का रिजल्ट निकालने के बाद यदि ये धनात्मक बचे तो आपको लिखना है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यदि ये ऋणात्मक बचता है तो आपको लिखना है नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपकी पाठ्य पुस्तक में विनियोग गतिविधि को समझने के लिए उदाहरण संख्या 5 दिया गया है। आइए उसकी बात करते हैं। वेल प्रिंट लिमिटेड ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की। 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी कितनी? 50,000 रुपए। 31 मार्च 2017 को मशीनरी कितनी? 60,000 रुपए। अगर स्टूडेंट्स और कोई सूचना ना हो और केवल ये दोनों सूचनाएं हो तो मैं कह सकता हूं कि 10,000 रुपए की मशीनरी मैंने वर्ष के दौरान क्रय की है, लेकिन हमें आगे की सूचनाओं को भी पढ़ना होगा। 1 अप्रैल 2016 को संचित हांस 25,000 रुपए और 31 मार्च 2017 को संचित हांस 15,000 रुपए। पहली बात, ये संचित हांस क्या होता है? तो कक्षा 11 में आपने सीखा है कि यदि किसी स्थायी संपत्ति को क्रय किया जाए और व्यापार में उपयोग किया जाए तो उसको उपयोग में लेने के कारण धीरे धीरे उसके मूल्य में क्या होती रहती है? कमी होती रहती है। उस कमी को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। और आपको सिखाया गया है कि बैलेंस शीट में संपत्ति में से संबंधित मूल्यह्रास को घटाकर दिखा दिया जाता है। जैसे कि 1 लाख की मशीन साल के शुरुआत में प्रारंभ में खरीदी थी और साल के दौरान उस पर 15,000 रुपए हांस लगा, तो 1 लाख में से 15,000 घटाकर शेष वैल्यू को संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता था। इससे आप वाकिफ हैं। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आपने देखा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन या संचित हास का क्या मतलब है कि डेप्रिसिएशन को संपत्ति में से घटाया नहीं जाता, बल्कि संपत्ति को तो अपनी लागत पर दिखाया जाता है और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से इकट्ठा किया जाएगा। आप इसको ऐसे समझें, 1 लाख रुपए की मशीनरी, प्रथम वर्ष का हास डेप्रिसिएशन 10,000, तो आप वहां पर लिखेंगे मशीनरी 1 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। अगले साल फिर आते हैं मशीनरी को 1 लाख, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दिया जाएगा 20,000। इसी तरीके से क्रम आगे तक चलता रहेगा, संपत्ति लागत पर दिखाई जाती रहेगी और डेप्रिसिएशन यहां पर इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन मेन और मुख्य समस्या तब आती है जब किसी संपत्ति को आप उठाकर बेच दें। तो यदि किसी संपत्ति को विद्यार्थियों बेच दिया जाएगा तो उस संपत्ति को वहां से हटाया जाएगा और साथ ही साथ उस पर एकत्रित हास जो आज तक लग चुका है और वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा है, तो उसे यहां से हटाना होगा। यही संचित हास में दिखाया जाता है। तो आइए बात करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को संचित हास 25,000 रुपए और 31 मार्च 2017 को संचित हास आपको 15,000 रुपए दिया गया है। आगे की सूचना है कि वर्ष के दौरान एक मशीन जिसका पुस्तक मूल्य कितना था 25,000 रुपए और जिस पर संचित हास कितना था 15,000 रुपए, यानी एक मशीन जो कि लागत से 25,000 रुपए यहां पर दिखाई जा रही है और उस पर आज तक का हास कितना लगाया जा चुका है 15,000 रुपए, उसे हमने उठाकर कितने में बेच दिया 13,000 रुपए में बेच दिया। पहले यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, 25,000 की मशीन जिसकी लागत थी 15,000 रुपए, आज तक का हास लगाया जा चुका है। इसका मतलब आज की इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 10,000 रुपए और 10,000 रुपए की चीज को आपने कितने में बेचा 13,000 रुपए में। तो यहां पर आपको मशीन बेचने से कितना लाभ हुआ है 3,000 रुपए लाभ हुआ है। यदि हम प्रत्यक्ष विधि से परिचालन गतिविधि को हल कर रहे होते तो 3,000 उस प्रॉफिट में से वहां से घटते, क्योंकि वो प्रॉफिट में जुड़े हुए हैं, जबकि ये लाभ परिचालन गतिविधि का लाभ ना होकर विनियोग गतिविधि का। लेकिन यहां पर हम विनियोग गतिविधि ही पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। उपयुक्त जानकारी के आधार पर, निवेश क्रियाकलापों के आधार पर रोकड़ प्रवाह की आपको क्या करनी है गणना करनी है। तो आइए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना होगा। इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक दायित्व पक्ष की मदद, हालांकि दायित्व नहीं होता है लेकिन संपत्तियों को जब आपने ज्यादा मूल्य पर दिखाया जाता है तो इसे दायित्व में दिखाते हैं। तो और दायित्व के किसी भी खाते का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिखा जाता है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इसका बैलेंस दे रखा है ओपनिंग 25,000 और क्लोजिंग 15,000। आइए सबसे पहले मैं इसे ही समझाना चाहूंगा। तो बाय बैलेंस बीडी 25,000 और टू बैलेंस सीडी 15,000। अब इसमें क्या दिखाया जाएगा, इसमें वो 15,000 रुपए का हास शामिल है जिस संपत्ति को हमने बेच दिया, उसका हास हटाने की एंट्री क्या की जाएगी जरा गौर करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यहां पर वो 15,000 रुपए आ जाएंगे। काय की एंट्री है, मैं फिर बता रहा हूं, जिस संपत्ति को आपने बेचा है उस संपत्ति का एकत्रित हास बुक्स में से हटाने की प्रविष्टि है और ये इस खाते में भी आएगा और साथ ही साथ मशीनरी अकाउंट में भी आएगा। इसका इधर का योग जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 30,000 रुपए, लेकिन यहां पर 25,000 ये तो अंतर की राशि जो है वो 5,000 रुपए है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या निकला है, ये चालू वर्ष का हास निकला है जो कि परिचालन गतिविधि में पीएनएल में जोड़ा जाता है। यहां पर चालू वर्ष का हास लगाने की जो प्रविष्टि होगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस कारण से ये प्रविष्टि मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगी, क्योंकि वैसे भी जब संचित हास खाता दिया हुआ होता है तो इसका मतलब संपत्ति में से आपको डेप्रिसिएशन घटाना नहीं है। तो यहां पर ये 15,000 रुपए केवल आपको समझाया गया है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा, बाकी यहां काम नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम मशीनरी अकाउंट की। मशीनरी अकाउंट की अगर बात करें तो ओपनिंग बैलेंस जो हमें मशीनरी का दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो 50,000 दिया हुआ है। मशीनरी एक संपत्ति का खाता है इसलिए ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपए यहां पर लिखा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है 60,000 रुपए वो यहां पर लिखा जाएगा।
इसके अलावा एक एंट्री जो आपने की है वो ये वाली एकत्रित हांस को हटाने की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15,000 रुपए। आपको सवाल में बताया गया है 25,000 रुपए की लागत की एक मशीन जिस पर मूल्यह्रास लगाया जा चुका है 15,000, यानी उसकी आज की वैल्यू कितनी है 10,000, और 10,000 की मशीन को आपने कितने में बेचा, 13,000 रुपए में बेचा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू पीएनएल। तो यहां पर तो आ जाएगा बाय कैश 13,000, जबकि यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा 3,000 रुपए। अब जोड़ बाकी कर कर हम ये निकालेंगे कि हमने कितने की संपत्ति क्रय की, और जब हम इसे जोड़ते हैं तो इधर का योग आता है विद्यार्थियों 88,000। 88,000 में से आपको 53,000 रुपए लेस करने हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस वर्ष के दौरान कितने की मशीनरी खरीदी गई है। और जब मैं ये जोड़ बाकी करता हूं तो मेरे पास राशि निकल कर आती है 25,000 रुपए, 25 नहीं 35,000 रुपए की राशि निकल कर आती है। इसका मतलब मेरे द्वारा इस बार कितने की मशीन खरीदी गई है, 35,000 रुपए की मशीनरी क्रय की गई है। तो यहाँ पर टू कैश आप 35,000 लिख दें और टोटल लगा दें 88,000। अब यहां पर हम बना रहे हैं रोकड़ प्रवाह, तो मशीन को बेचने से 13,000 रुपए प्राप्त हुए और मशीन को खरीदने से 35,000 रुपए गए। अगर इसका रोकड़ प्रवाह बनाया जाएगा तो किस तरीके से बनाया जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी 35,000, इसे आप बंद में रख दें क्योंकि मशीनरी से 35,000 रुपए गए हैं, और सेल ऑफ मशीनरी 13,000 क्योंकि 13,000 रुपए मशीनरी को बेचने से प्राप्त हुए हैं। अगर आप इसका रिजल्ट निकालें तो 35,000 ऋणात्मक है और 13,000 धनात्मक है, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 23,000 रुपए, और जो कि ऋणात्मक होगा। इस कारण आपको लिखना होगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि विनियोग क्रियाकलाप से 23,000 रुपए व्यापार में से गए हैं, उनका रोकड़ बहिर्वाह हुआ है। आशा करता हूं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और साथ ही साथ उदाहरण संख्या 5 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वित्तीय क्रियाकलापों की। वित्तीय क्रियाकलाप क्या हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, जो वित्त की व्यवस्था करते हैं, जो वित्त के साधन हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो वित्तीय क्रियाकलापों में मुख्य तौर पर दायित्व पक्ष की मदों को शामिल किया जाएगा, लेकिन उसमें से आप चालू दायित्वों को हटा दीजिए, चालू दायित्वों को निकाल दीजिए। तो यहां अगर बात की जाए तो वित्तीय क्रियाकलापों का मुख्य तौर पर दायित्व पक्ष से संबंध होता है। चालू दायित्वों को छोड़कर अर्थात अंशधारक निधि यानी शेयर होल्डर फंड और गैर चालू दायित्व, इसमें भी मुख्यतः समता अंशों का निर्गमन, उनकी वापसी, खरीद, अधिमान अंश व ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन, लाभांश व ब्याज का भुगतान। आपको जैसा बताया गया था कि लाभांश या ब्याज आप प्राप्त करें तो वो विनियोग या निवेश क्रियाकलाप है, लेकिन लाभांश या ब्याज का आपके द्वारा क्या किया जाए, भुगतान किया जाए, तो वो वित्तीय क्रियाकलाप है। इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, तो ये भी वित्तीय गतिविधि है, या डिबेंचर का शोधन करें, अधिमान अंशों का शोधन करें, या समता अंशों को वापस बाजार से खरीदें, तो ये भी वित्तीय क्रियाविधि का भाग है। इसी तरीके से बैंक से ऋण लें या ऋण का भुगतान करें, तो ये भी वित्तीय क्रियाकलापों का भाग माना जाएगा। जिससे पैसा आए वो अंतर प्रवाह की मद है और जिससे पैसा जाए वो बहिर्वाह की मद है। इसका विवरण किस तरीके से है वो देखें। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और कैश इन फ्लो में अगर हम देखें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या शामिल किया गया है, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, इससे पैसा आएगा इसलिए हमने मदों को कोष्टक से बाहर रखा है। रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, इससे पैसा जाएगा इसलिए हमने इसे कोष्टक के अंदर रखा है। लोन टेकन, इससे पैसा व्यापार के अंतर्गत आएगा इसलिए हमने इसे कोष्टक से बाहर रखा है। लोन पेड, इससे पैसा व्यापार से जाएगा इसलिए हमने इसे कोष्टक के अंदर रखा है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की का शोधन तो होता नहीं है, या पढ़ेंगे बाय बैक यानी कि
कभी निर्धारित शर्तों को पूरा कर दे अगर कंपनी, तो अपने अंशों को वापस बाजार से खरीद सकती है। ये शोधन जैसा है, लेकिन शोधन नहीं है, इसमें पैसा जाएगा, तो इसे हमने कोष्टक में रखा है। और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, लाभांश या ब्याज का भुगतान अगर हमने किया है तो वो भी किस में आएगा, वो भी क्या कर दिया जाएगा, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बंद में लिखा जाएगा, क्योंकि ये आपने भुगतान किया है तो वित्त क्रियाकलापों से रोकड़ का बहिर्वाह हुआ है। अगर इन सभी का परिणाम ऋणात्मक बचता है तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यदि धनात्मक बचता है तो आप लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइए इसे समझने के लिए बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण संख्या 6 की। निम्नलिखित सूचना से वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह का परिकलन करें। दीर्घकालिक ऋण आपको दिए गए हैं 2 लाख और 2,50,000। 2 ऋण दिए हुए हैं, प्रथम वर्ष का दिया गया है 2 लाख रुपए मूल्य और दूसरे वर्ष का दिया गया है 2,50,000 रुपए मूल्य। अगर नीचे कोई सूचना ना हो तो दोनों का कंपैरिजन कर हम कह सकते हैं कि हमने 50,000 रुपए का ऋण लिया है जिससे व्यापार में पैसा आया होगा। लेकिन इसमें कुछ और सूचना दे रखी है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 लाख रुपए का ऋण चुका दिया, और जब आपने ऋण चुका दिया तो फिर ऋण बढ़ क्यों रहा है, ऋण तो घटना चाहिए। तो इसका मतलब ऋण चुकाने के साथ साथ ऋण और लिया भी है। ऐसे ही मामलों को हल करने के लिए आपको केवल देखकर ही नहीं मतलब निर्णय ले लेना चाहिए, बल्कि आपको खाता बनाना चाहिए। तो हम इसको हल इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में बनाना होगा लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। उन मदों का अकाउंट जरूर बनाएं जिनके संबंध में नीचे सूचना हो, और जिनके संबंध में सूचना ना हो उनका आप कंपैरिजन कर इनफ्लो या आउटफ्लो, अंतर प्रवाह या बहिर्वाह की गणना कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऋण का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस अगर हम देखें तो 2 लाख रुपए है, जबकि अंतिम शेष हम देखें स्टूडेंट्स तो वो दिया हुआ है 2,50,000 रुपए। अब जैसा प्रश्न में सूचना दे रखी है कि 1 लाख रुपए के ऋण का भुगतान कंपनी के द्वारा कर दिया गया है, तो लोन चुकाने की एंट्री क्या होगी, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर हमने 1 लाख रुपए के ऋण का क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, और इसका टोटल आ रहा है 3,50,000, और इसमें से 2 लाख रुपए घटाने पर बाय बैंक 1,50,000, यानी कि आपने 1,50,000 रुपए का ऋण और लिया है। तो यहां अगर बात करें, इसको हम गणितीय रूप से भी समझ सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूं, लेकिन खाते से परिणाम इजीली आ जाते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए का ऋण हमने चुकाया है, ये वित्तीय क्रियाविधि से रोकड़ का बहिर्वाह है, और 1,50,000 का ऋण हमने लिया है, ये वित्तीय क्रियाविधि से रोकड़ का अंतर प्रवाह है। लेकिन अगर बात करें, इसे मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि लोन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपए, जबकि अंतिम बैलेंस दे रखा है 2,50,000 रुपए। अगर इनके संबंध में कोई सूचना ना हो तो समझ में आता है कि 50,000 रुपए का ऋण लिया है, लेकिन प्रश्न में बताया गया है कि 1 लाख रुपए के ऋण का भुगतान आपने कर दिया। तो साल के शुरू में अगर 2 लाख का ऋण था, 1 लाख का भुगतान कर दिया, तो अंतिम शेष कितना बचना चाहिए, 1 लाख रुपए के ऋण का शेष बचना चाहिए, जबकि ऋण का शेष कितना बच रहा है, 2,50,000। इसका मतलब आपने 1,50,000 रुपए का ऋण और लिया है, जैसा कि हमने खाते से निकाला है। लेकिन ये केवल समझने के लिए है, प्रेजेंटेशन आपको खाते का ऐसे ही करना होगा। अब अगर हम बात करें रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की, तो रोकड़ प्रवाह विवरण में ये तो लिख दिया जाएगा लॉन्ग टर्म लोन टेकन 1,50,000 रुपए, और ये लिख दिया जाएगा लॉन्ग टर्म लोन पेड 1 लाख रुपए। तो इसका प्रारूप कुछ इस तरीके से होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फिर हेडिंग लगाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के नीचे आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन टेकन कितना, 1,50,000 रुपए, जिसे कि आप खुले में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1,50,000 रुपए का ऋण आपके द्वारा लिया गया है, तो संस्था में रोकड़ आया है। और लॉन्ग टर्म लोन पेड जो है
वो है 1 लाख रुपए। इसे आप कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि पैसा गया है। इसका अगर अंतिम परिणाम आप निकालें तो 50,000 रुपए परिणाम आता है, जिसे आप लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो। इनफ्लो क्यों लिखेंगे? क्योंकि रोकड़ का जो शेष बच रहा है गतिविधि से वो धनात्मक बच रहा है। इसका मतलब वित्तीय क्रियाकलाप से रोकड़ अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो प्राप्त हुआ है। इसी के साथ वित्तीय क्रियाकलाप और विनियोग क्रियाकलाप दोनों को हमने समझ भी लिया है और दोनों के उदाहरणों को भी देख लिया है। अगले वीडियो से हम तीनों गतिविधियों का एक साथ रोकड़ प्रवाह किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।